बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये आपका कॉपी में क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको ध्यान से देखना, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगी, केवल समझा रही हूँ। दर्पण हम वैसे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके लिए अवतल दर्पण, जिसमें पीछे की तरफ पॉलिश होती है और ये दर्पण अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, चम्मच की सीधी सतह की तरह। ये मैंने दर्पण को नाम दे दिया MN। इसका जो ध्रुव है, जो MN का मध्य बिंदु है, वो है P। इसका एक वक्रता केंद्र होता है C। हम P और C को मिला देंगे और आगे पीछे बढ़ा देंगे। तो P और C को जो लाइन मिलाती है, आगे पीछे बढ़ाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर हमारे पास ये बना दिया हमने अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है। ये नियम दोनों दर्पणों के लिए हम लगा सकते हैं। इसके कई बिंदु हैं, लिखे हुए हैं 13th क्वेश्चन में। अभी आप केवल समझ लो। पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि हम वस्तु को दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखते हैं। तो ये मैंने रख दी वस्तु AB, इसको वस्तु लिख दिया, और ये मैंने दर्पण के क्या रख दी? बाईं ओर रख दी। इसका जो दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है, वो हमें क्या बताता है कि जितनी भी दूरियां मुख्य अक्ष के समानांतर हैं, वो कहाँ से मापी जाएंगी? बिंदु P से। तो इसका मतलब हमारा जो बिंदु P है वो हमारा मूल बिंदु है। जितनी भी दूरियां हैं वो हम कहाँ से मापेंगे? P बिंदु से मापेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि अगर हम दूरी मापते समय P से दाहिने ओर जाते हैं, ये हो गया दाईं ओर। अगर हमें दाईं ओर चलना पड़ रहा है तो दाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो हमेशा कैसी ली जाएंगी? धनात्मक। अगर कोई दूरी मापते समय, जैसे हमारी वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, हमें P से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम किस साइड आएंगे? बाईं ओर आएंगे। तो बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो हमेशा ऋणात्मक ली जाएंगी, घटा में ली जाएंगी। तो यहाँ से क्लियर हुआ, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। अगर P से हम बाईं ओर आते हैं तो वो दूरियां ऋणात्मक। अगर हम मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है लंबवत, तो यहाँ इसकी ऊंचाई को हम H कहते हैं। H का मान हमेशा कैसा लिया जाएगा? धनात्मक। मान लेते हैं यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है, इसकी ऊंचाई को हमने H डैश कह दिया। तो ये दूरी लंबवत तो है लेकिन नीचे की तरफ है, तो ये कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो एक बात और बता देती हूँ मैं साथ ही साथ, जैसे वस्तु सीधी थी, उसका प्रतिबिंब उल्टा बना, नीचे की तरफ बना, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। यहाँ पर वास्तव में प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद हुई हैं। इस प्रतिबिंब को हम A डैश B डैश कह सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रतिबिंब मान लो सीधा बना होता, तो वो हमेशा कैसा होता? आभासी। जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं। तो सब बच्चों को समझ में आ गया परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। जितनी भी मुख्य अक्ष के समानांतर दूरियां हैं वो P से मापी जाएंगी। दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। ऊपर की तरफ की जो दूरियां हैं वो धनात्मक और नीचे की तरफ की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाएंगी। अब हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपकी कॉपी में है, वो क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमने एक टेबल भी बना रखी है और बहुत सारे यहाँ पर प्रतिबिंब बना रखे हैं। वो सब सीखने से पहले हमें कुछ प्रकाश की किरणों का पता होना चाहिए कि हम प्रतिबिंब कैसे बना सकते हैं। तो वो है आपका कॉपी में क्वेश्चन नंबर 15। मीन्स 16वें को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या दिया हुआ है? प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए हमने कुछ किरणों की बात की हुई है।
तो अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्धारण के लिए प्रकाश किरण। एक किरण है, पहले हम बनाएं अवतल दर्पण तभी दिखा पाएंगे प्रकाश की किरण। ये मैंने दिखा दिया अवतल दर्पण। ये इसका द्वारक, ये इसका मध्य बिंदु है तो ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, मिला दिया। स्केल से यूज कर लेना, आप स्केल से मिला लेना। इसका पी और सी का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? एफ कहलाता है। अब हमने एक प्रकाश की किरण ले ली जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो वो परावर्तन के बाद हमेशा एफ में से होकर गुजरती है। तो ये फिक्स हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? एफ में से। दूसरी प्रकाश की किरण देखो, फिर से मैंने अवतल दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष बनाया, इसकी पॉलिश दिखाई, द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, पी और सी का मध्य बिंदु फोकस बिंदु। अब प्रकाश की ऐसी किरण ले लो, जब वो आपतित हुई तो एफ में से होकर गुजर रही है और फिर दर्पण के ऊपर आई, तो जैसे ही वो दर्पण से टकराएगी उसका क्या होगा? परावर्तन। परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरी किरण, हमने अपना फिर से दर्पण बनाया, पॉलिश दिखा दी, ये पी बिंदु, एफ बिंदु, सी बिंदु। अब कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है कि वो जब आ रही है तो सी में से होकर आपतित हो रही है, तो सी के ऊपर जब सी बिंदु से आपतित होकर जब दर्पण के ऊपर आई तो उसका क्या होना था? परावर्तन। मतलब ये तीर के निशान बदल गए। अब क्या होगा? आपकी परावर्तित किरण का रास्ता तो वही रहेगा, पहले वो दर्पण की तरफ आ रही थी, अब दर्पण से दूर जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। एक चौथी किरण भी देख लो, ये हमारा अवतल दर्पण, ये ध्रुव, एफ बिंदु, सी बिंदु। अगर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हुई कि वो मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? थीटा। तो आपतन बिंदु P के ऊपर कोण कितना बना? थीटा। तो वो इस प्रकार से परावर्तित होगी कि वो यहाँ नीचे की तरफ पे कितना कोण बनाएगी? थीटा। तो ये 4 किरणें हैं, अगर आप इन 4 किरणों को समझ लोगे तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।